हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर अर्पणा दुबे और हम चर्चा कर रहे हैं साइकोलॉजी विषय के बीए पार्ट 1 के टॉपिक्स की, जिसमें हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में हिस्ट्री, ओरिजिन, परिभाषाएं, डेफिनेशंस और गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। और आज हम लेकर के आए हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी। हालांकि बीए पार्ट 1 में 4 पर्सपेक्टिव्स ही हैं, लेकिन हम सातों पर्सपेक्टिव्स को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बीए ही नहीं, एमए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे टॉपिक्स में जिसमें साइकोलॉजी कवर होता है उसमें काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सपेक्टिव्स ऑफ साइकोलॉजी। तो ये पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। दूसरा मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण, साइको एनालिटिक या साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। तीसरा मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। जैविक दृष्टिकोण, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। विकासवादी दृष्टिकोण, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। और सेवेंथ है सामाजिक सांस्कृतिक या क्रॉस कल्चरल दृष्टिकोण, यानी सोशियो कल्चरल या क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, जब बीए पार्ट 1 में आप पहली बार मनोविज्ञान विषय लेते हैं और पर्सपेक्टिव समझने जाते हैं, तो इतने पर्सपेक्टिव के अलग अलग चीज़ों को याद रख पाना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि किन मनोवैज्ञानिकों ने कौन सा पर्सपेक्टिव बनाया, किस ईयर में उसकी शुरुआत हुई, उनके की अजम्पशंस क्या थे। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हम एक चार्ट की मदद ले सकते हैं, जिसकी हेल्प से पर्सपेक्टिव के पॉइंट्स को मुख्य बिंदुओं में बांट के समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे इसमें हम ले सकते हैं कि पहला पॉइंट कि पर्सपेक्टिव का नाम क्या है और उसका पीरियड कब से कब तक था। दूसरा पॉइंट है कंट्रीब्यूटर्स यानी योगदानकर्ता। तो उस पर्सपेक्टिव को बनाने में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने, दार्शनिकों ने या वैज्ञानिकों ने अपना कंट्रीब्यूट किया या कंट्रीब्यूशन दिया। थर्ड पॉइंट है डेफिनेशन, यानी उन्होंने परिभाषा क्या दी उस पर्सपेक्टिव की। फिर है फोकस या की अजम्पशन, यानी केंद्र बिंदु क्या था उस पर्सपेक्टिव का। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर, यानी पर्सपेक्टिव की विषय वस्तु उन्होंने क्या चुनी, किस पे उन्होंने काम किया। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी उसके उस पर्सपेक्टिव में प्रभाव कारक क्या क्या थे, किससे ये पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड था। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, यानी इस पर्सपेक्टिव में उन्होंने व्यवहार के कौन से निर्धारक माने या डिटर्मिनेंट्स माने। फिर अगला है एप्लीकेशन एग्जाम्पल, यानी हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल से कैसे सारे पर्सपेक्टिव्स को समझा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर इन पॉइंट्स को अच्छी तरह याद कर लें तो एक काफ़ी डिटेल क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आंसर अच्छे से लिखा जा सकता है और पर्सपेक्टिव काफ़ी आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पर्सपेक्टिव जो है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। इसका समय 1913 से अभी तक के माना जाता है और इसके कंट्रीब्यूटर्स, मेन कंट्रीब्यूटर्स है जे.बी. वॉटसन, इवान पेवलोव, बी.एफ. स्किनर, टॉलमैन, हल और स्पेंस आदि। इस पर्सपेक्टिव की डेफिनेशन दी गई कि बिहेवियर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड एसोसिएशन, यानी जो व्यवहार है वो पर्यावरण में सीखने और एसोसिएशन का उत्पाद है। फिर फोकस बिंदु था इसका कि हाउ डू वी लर्न ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेस, यानी बिहेवियर, कि हम एक बिहेवियर को कैसे लर्न करते हैं, कैसे सीखते हैं। सब्जेक्ट मैटर है विषय वस्तु की एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और ऑब्जर्वेबल लर्निंग। इन्फ्लुएंस्ड बाय में हम देख सकते हैं कि जॉन बी वॉटसन से और बिहेवियरिज्म से ये पर्सपेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड था। डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर इसमें माने गए कि इसमें कहा गया कि वी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस क्यूज एंड वी लर्न बाय रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, यानी हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो कोई जो उद्दीपक होता है उसके जो हिंट्स मिलते हैं उससे उसके प्रति करते हैं, और एक रिवॉर्ड यानी इनाम और पनिशमेंट, सज़ा और ऑब्जर्वेशन के द्वारा किसी भी व्यवहार को ज़्यादा अच्छे से लर्न किया जा सकता है। एग्जाम्पल की मदद से इसे समझें तो इसमें कहा गया कि इज़ स्मोकिंग लर्नड, कैन इट बी अनलर्नड, कैन न्यू हैबिट्स रिप्लेस द स्मोकिंग हैबिट्स, कि क्या स्मोकिंग का व्यवहार या धूम्रपान का व्यवहार सीखा हुआ व्यवहार है और एक बार सीखने के बाद क्या इसे फिर से ना सीखे हुए व्यवहार में बदला जा सकता है। क्या नई हैबिट्स जो हैं वो स्मोकिंग की हैबिट्स की जगह ले सकती हैं, यानी उनको रिप्लेस किया जा सकता है क्या। इसके बाद बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में ये माना गया कि ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर है वो लर्निंग प्लस एक्सपीरियंस प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स से मिलकर के बनता है, यानी इन तीनों के संगठन से एक ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर बनता है। इसके मुख्य बिंदु और कहे गए कि आवर बिहेवियर इज़ प्राइमरली शेप्ड बाय लर्निंग,
व्यवहार को मॉडिफाई किया जा सकता है, शेप्ड किया जा सकता है, काहे से, अधिगम से या लर्निंग से, सीखने से। ओनली ऑब्जर्वेबल इवेंट्स जिसमें आते हैं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिलेशंस, तो इन्हें कैन बी स्टडीड साइंटिफिकली, मतलब खाली ऐसे बिहेवियर या मुख्य रूप से ऐसे बिहेवियर जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, ऐसी घटनाएं जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है, उन्हें ही साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से स्टडी भी किया जा सकता है। वॉटसन ने SR फार्मूला दिया, यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स फार्मूला। वो कहते थे कि स्टिमुलस होता है तभी रिस्पॉन्स होता है, अगर वहाँ स्टिमुलस नहीं है तो रिस्पॉन्स भी नहीं होगा। लेकिन बाद में टॉलमैन, हल और स्पेंस ने इसमें एक और बिंदु जोड़ा जिसे SOR फार्मूला कहा गया, यानी स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स फार्मूला। उनका मानना था कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ऑर्गेनिज्म वेरिएबल को ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। दृष्टिकोण में व्यवहार के विकास के लिए दो तरह की लर्निंग मुख्यतः बताई गई। पहला था क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरा था ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में पेवलोव ने 1904 में बताया कि कैसे पेयरिंग से, एसोसिएशन से कंडीशनिंग होती है। इसे उन्होंने कुत्ते के लार गिराने के व्यवहार के अध्ययन के आधार पर बताया। उन्होंने कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पॉन्स कैसे रिक्वायर्ड बिहेवियर को लाता है, ये सिद्धांत बताया। दूसरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसे स्किनर ने बताया और उन्होंने रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट से व्यवहार को बदलना बताया, जिसमें उनके दो प्रकार बताए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यानी किसी व्यवहार की पुनरावृत्ति अगर चाहिए, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ानी है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जिस व्यवहार की पुनरावृत्ति घटानी है यानी उसे पुनः घटित ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बताया गया। तो इस तरीके से व्यवहार दृष्टिकोण में मुख्यतः ऑर्गेनिज्म, स्टिमुलस, वातावरण, एसोसिएशन, ये मुख्य बिंदु रहे, और साथ में दो तरह से लर्निंग यानी क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग, दो मुख्य बातें हैं जिनके माध्यम से बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके बाद आता है मनोविश्लेषणवाद, जिसे साइको एनालिटिक या साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है। इसके मेन कंट्रीब्यूटर थे सिगमंड फ्रॉयड, कार्ल जुंग और अल्फ्रेड एडलर। इसकी डेफिनेशन दी गई कि बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अनकॉन्शियस, सेक्सुअल एंड एग्रेसिव फोर्सेस, यानी व्यवहार जो है व्यक्तित्व, अचेतन, यौन और आक्रामक शक्तियों का उत्पाद है। इसका केंद्र बिंदु या फोकस था कि हाउ डज बिहेवियर स्प्रिंग्स फ्रॉम अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी अचेतन इच्छाएं और संघर्ष से व्यवहार कैसे उत्पन्न होता है। इसका सब्जेक्ट मैटर था अनकॉन्शियस प्रोसेसेस एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। सिगमंड फ्रॉयड से इन्फ्लुएंस्ड था ये पर्सपेक्टिव, और डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर इसमें माना जाता था कि बिहेवियर एज अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मेमोरीज एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि व्यवहार कैसे अचेतन आवश्यकताओं, द्वंद्वों, यादों और बचपन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। इसमें अगर धूम्रपान का उदाहरण लिया जाए तो इस पर्सपेक्टिव के रूप में उसे समझाया जाता था कि डज एक्सेसिव स्मोकिंग इंडिकेट एन अनकॉन्शियस प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट, कि क्या अत्यधिक धूम्रपान जो है वो अचेतन संघर्ष या अचेतन समस्या का संकेत देता है। फ्रॉयड ने मन के 3 गत्यात्मक पहलू बताए, यानी 3 की एलिमेंट्स ऑफ माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड जो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो जो रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे। इसके लिए कहा गया द इड इज़ द पार्ट ऑफ द साइके दैट इंक्लूड्स ऑल द प्राइमरी एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। साइके का वो हिस्सा जिसमें सभी प्रारंभिक और अचेतन इच्छाएं शामिल रहती हैं। ईगो इज़ द आस्पेक्ट ऑफ द साइके दैट मस्ट डील विद द डिमांड्स ऑफ द रियल वर्ल्ड, जो वास्तविक दुनिया की मांगों से निपटता है, वो ईगो है। तीसरा था सुपर ईगो इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द साइके टू डेवलप ऑल आवर इंटरनल मॉरल स्टैंडर्ड्स, यानी जो सभी आंतरिक नैतिक मानकों को विकसित करता है। फ्रॉयड ने मन के स्थलाकृतिक पक्ष भी बताए, यानी टोपोग्राफिक एस्पेक्ट्स ऑफ माइंड, जो थे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, यानी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। चेतन मन का वो हिस्सा है जहाँ ऐसी इच्छाएं रहती हैं जिनकी चेतना व्यक्ति के वर्तमान में रहती है। अर्धचेतन के लिए उन्होंने बताया कि मन का वो हिस्सा जिसकी इच्छाओं की चेतना व्यक्ति के वर्तमान या प्रेजेंट में तो नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा उनके ऊपर ध्यान दिया जाए या प्रयास किया जाए तो कॉन्शियस पर
लाया जा सकता है। तीसरा था अचेतन या अनकॉन्शियस, यानी अचेतन मन की वो जगह जहाँ के कंटेंट्स या इच्छाओं की चेतना या कॉन्शियसनेस ना तो प्रेजेंट में रहती है, ना ही थोड़े ट्रायल से आगे आ पाती है, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक से ही चेतना में सामने लाया जाता है। फ्रॉयड ने सेक्सुअलिटी के पहलू पर भी बहुत जोर दिया और उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को भी ब्रॉडली समझाया। उनके अनुसार साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के 5 स्टेजेस होती हैं। पहला मौखिक अवस्था, ओरल स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा गुदावस्था, एनल स्टेज, जो 2 से 3 वर्ष तक चलती है। तीसरा यौन प्रधान अवस्था यानी फैलिक स्टेज, जो 3 से 6 साल तक चलती है। फोर्थ है अव्यक्त अवस्था, लेटेंसी स्टेज, जो 6 से 12 साल तक चलती है। फिफ्थ है जननेंद्रिय अवस्था यानी जेनेटल स्टेज, जो 13 साल से आगे तक चलती है। इसके साथ ही फ्रॉयड ने बताया कि अनकॉन्शियस में एड की सभी नॉन फुलफिल्ड इच्छाएं और नीड्स मेमोरीज के रूप में दमित हो जाती हैं या सप्रेस हो जाती हैं। यही बाद में चिंता या एंग्जाइटी को प्रोवोक करती हैं और इंसान चिंता से दूर होने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज़म्स को भी यूज़ करता है। और डिफेंस मैकेनिज़्म को भी उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। कुछ मुख्य डिफेंस मैकेनिज़्म उन्होंने बताए, जैसे थे दमन, रिप्रेशन, उदात्तीकरण, सब्लिमेशन, युक्त्याभ्यास, रैशनलाइजेशन, प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, प्रतिगमन, रिग्रेशन, प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, आत्मीकरण, आइडेंटिफिकेशन, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन, विस्थापीकरण यानी डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉयड ने टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ माइंड को एक आइसबर्ग के उदाहरण लेकर के समझाया कि कैसे एक बर्फ़ का टुकड़ा जो पानी की सतह से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, लेकिन उसका मैक्सिमम पार्ट पानी के अंदर होता है। उन्होंने आइसबर्ग को 3 भागों में बांटा, जिसमें सबसे ऊपरी छोटा हिस्सा जो रहता है वो कॉन्शियस रहता है, जिसमें थॉट्स और परसेप्शंस रहते हैं। सेकंड सेक्शन जो थोड़ा अंदर डूबा हुआ है वो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिसमें हमारी मेमोरीज और स्टोर्ड नॉलेज होता है। और सबसे बड़ा हिस्सा जो पानी में काफ़ी अंदर तक डूबा होता है वो होता है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे फियर्स, वायलेंट मोटिव्स, इमोर्टल अर्जेस, सेल्फिश नीड्स, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स, इर्रेशनल विशेस और शेमफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा लेके आएंगे अगले वीडियो में, और आप हमें कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसे लगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और हमें आपका अप्रिसिएशन मिलता रहे। थैंक यू।